मोनेरा जो जगत था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और मोनेरा जगत के बाद जो अगला जगत आता है वो आता है प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत में हमने आर्द्रबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा और बहुत सारी चीज मेथेनोजन्स और उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद वो जगत खत्म हो गया है और इसके इस जगत के बाद मोनेरा जगत के बाद अगला जो जगत है वो आपको मैंने बताया था प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम जब पढ़ते हैं प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा जगत। अब इस जगत में जो जीव आ रहे हैं वो कैसे जीव हैं, इस जगत के जीवों में कैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इस जगत के जो जीव हैं उनमें जर्नल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उन जर्नल कैरेक्टर्स को अपन देखेंगे। तो इस जगत के जो जीव होते हैं ना, इस जगत के जीव या इस जगत के जीव जो होते हैं, ऐसा लगता है इस जगत के या इस जगत में एक कोष की है, इस जगत में एक कोष की है यूकेरियोटिक जीवों को, एक कोष की है यूकेरियोटिक, एक कोष की है यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। इस जगत में एक कोष के यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। दूसरी बात आती है कि इस जगत के जीव और इस जगत का मतलब प्रोटिस्टा जगत के जीव, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी, वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी एक कोष की होते हैं, एक कोष के यूकेरियोटिक जीव को इस जगत में रखा जाता है और इस जगत के जो जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते। इस जगत के जो जीव होते हैं ना वो प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होने के साथ साथ अब देखें कि इस जगत के जो जीव होते हैं उनमें जनन जो होता है वो कैसे पाया जा रहा है। तो इस जगत के जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक, इस जगत के जीवों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, जनन पाया जाता है। तो इस जगत के जो जीव होते हैं उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का क्या पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, अर्थात जनन पाया जा रहा है दोनों प्रकार का। और दोनों प्रकार का कौन कौन सा, एक तो लैंगिक पाया जा रहा है और एक अलैंगिक पाया जा रहा है। तो इतनी सी बात आपने डन की, और जब इतनी सी बात प्यारे बच्चा आप डन करते हो तो अगली बात क्या आती है कि लैंगिक जनन जो इसमें हो रहा है कहीं ना कहीं ये लैंगिक जनन हो रहा है और ये अलैंगिक जनन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कैसे हो रहा है। तो इस लैंगिक जनन या इन जीवों में, इस जगत के जीवों में ऐसे लिखना है, या इन जीवों में लैंगिक जनन, भाई लैंगिक जनन तो हो रहा है और अलैंगिक जनन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का मतलब क्या है लाला, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है जनन क्रिया करने में। अलैंगिक जनन में दो जीव मिलते हैं, दो जीवों का संलयन होता है, उनके बीच अंतर परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा ये अल्लाह दो जीवों में जो घटित हो रहा है, दो जीवों में घटित होता है लैंगिक जनन। और एक जीव यदि करता है रिप्रोडक्शन तो उसको वो अलैंगिक जनन होता है। तो एक जीव कैसे अमीबा जब जनन कैसे करता है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाए विखंडन विधि के द्वारा, और युगलिंगा जो होता है मुकुलन द्वारा। तो अलग अलग जो जीव होते हैं अलग अलग हिसाब से जनन करते हैं, उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जनन करने के लिए। कैरेक्टर्स का मतलब है अलग अलग गुण या लक्षण पाए जाते हैं। इन जीवों में लैंगिक जनन कोष का अब इन जीवों में एक कोष के जीव है, मैंने कहा लगा एक कोष के जीव है, और एक कोष के मतलब इनमें एक कोष का पाई जा रही है, बहुकोष के जीव ना, लेकिन यूकेरियोटिक है। तो इसलिए ये लाइन लिखनी पड़ रही है कि इनमें जो अचंभे की बात है भाई साहब, एक कोष के होते हुए लैंगिक जनन कर रहे हैं। तो इन जीवों में लैंगिक जनन जो होता है वो कोशिका संलयन कैसे होता है, कोशिका संलयन तथा युग्मनस बनने की विधि। युग्मनस को आपकी एनसीईआरटी में जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है जाइगोट।
इंग्लिश में बोल देते हैं जाइगोट। युग्मनज बनने की विधि के द्वारा, बनने की विधि के द्वारा, विधि के द्वारा होता है। अब लगा इनमें जो जनन होता है वो कैसे हो रहा है, युग्मनज बनने की विधि के द्वारा और कोशिका संलयन की विधि के द्वारा। इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो प्रोटिस्टा जगत में संपन्न होता है। इतनी सी बात। और लगा अब प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये कहीं ना कहीं गति प्रदर्शित करेंगे। अब गति प्रदर्शित करेंगे तो गति करने के लिए इनमें विशेष अंग उपस्थित होने चाहिए। तो इन जीवों में गति करने के लिए, अब भाई इन जीवों में इन जीवों में गति करने के लिए, गति यदि ये गति प्रदर्शित करते हैं तो गति करने के लिए कसाव या पश्चमाव उपस्थित होते हैं। कसाव या पश्चमाव उपस्थित होते हैं। कसाव या पश्चमाव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यदि इनमें गति प्रदर्शित हो रही है, यदि इनमें गति पाई जा रही है तो वो गति किसके द्वारा पाई जा रही है, कसाव या पश्चमाव के द्वारा पाई जा रही है। वैसे अपन 10th क्लास तक जो बेसिक चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कसाव और कासाव और पश्चमाव। ये तीनों चीज अलग अलग होती हैं। तीनों चीज क्या होती है, अलग अलग होती है। और इन अलग अलग होने का जो चीज है उसको हम बाद में देखेंगे। हालांकि ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। तो इनमें गति करने के लिए या तो कसाव पाए जाएंगे या पश्चिमा पाए जाएंगे। ये एक ही शब्द नहीं है, ये अलग अलग है। इनका अलग अलग अंग है। ये भाई कसाव और पश्चिमा अलग अलग अंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। उपस्थित हम 10th तक जो बेस पढ़ते हैं वो तीनों को एक साथ पढ़ देते हैं या दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ये एक ही शब्द है, हमें ऐसा लगता है, बट ये ऐसा है नहीं। जैसा हमें प्रोटोजुआ में लगता है कि प्रोटोजुआ कोई जीव होगा, अजीब ऐसा लगता है हमें, लेकिन प्रोटोजुआ केवल और केवल एक समूह है। प्रोटिस्टा जगत का एक समूह है प्रोटोजुआ। और प्रोटोजुआ में जो जीव आ रहे हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो केवल प्रोटोजुआ जो है ना वो अलग से ही कोई जीव नहीं है। प्रोटोजुआ में जीव आते हैं। प्रोटोजुआ तो केवल और केवल एक समूह है। जैसे क्राइसोफाइटा में हम पढ़ेंगे इस प्रोटिस्टा वाले सिस्टम में। तो यदि इसमें गति पाई जा रही है तो ये कसाव या पश्चमाव होते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है कि इन जीवों में गति करने के लिए कसाव या पश्चमाव उपस्थित होते हैं। अगली जो बात आती है कि इस जगत में किस जगत में प्रोटिस्टा जो जगत होता है, इस जगत में कौन कौन से समूह आते हैं। इस जगत में क्या आते हैं, समूह आते हैं। और कौन कौन से समूह आते हैं, पहला जो समूह आता है वो आता है क्राइसोफाइटा या क्राइसोफाइट हमें बोल देते हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार, क्राइसोफाइट। दूसरा है जो डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट। अगला है यूग्लिनोइड। अगला है अविपंक कवक बच्चा। और अगला है प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ कोई जीव नहीं है, कोई जीव अजीब नहीं है। ये केवल एक समूह है। हम इसको जीव समझते हैं 10th क्लास तक, 11th क्लास तक जीव समझते हैं, सब जीव समझते हैं। क्योंकि आजकल की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को सही तरह से रीड नहीं करते हैं, अर्थात नहीं समझते हैं। टीचर समझा रहा है लेकिन नहीं समझते हैं। साइंस में एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि साइंस के जो टीचर्स होते हैं ना, सच में उनकी 1% भी गलती नहीं होती है। वो पूरी चीज सही समझाते हैं, लेकिन स्टूडेंट की गलती होती है। और उस गलती स्टूडेंट की गलती होने के कारण हम उसको स्टूडेंट की गलती होती है, लेकिन हम उस गलती को किसकी गलती मानते हैं, टीचरों की गलती मानते हैं। लेकिन टीचरों की गलती एक्चुअल में होती ही नहीं है, क्योंकि वो टीचर्स जो होते हैं ना, साइंस की लेवल ही अलग है भाई साहब। क्योंकि पढ़ाने का यार साइंस की टीचर है, डिसिप्लिन है पढ़ाने का भाई साहब। और साइंस की ही नहीं यार, टीचरों में तो डिसिप्लिन होता ही है। कोई से टीचर उठा लो आप, टीचर तो टीचर होता है। टीचर की गलती हमेशा नहीं होती, हमेशा स्टूडेंट की गलती होती है। कभी कभी हो जाती है टीचरों से गलती। तो क्राइसोफाइट, इसको आप क्राइसोफाइटा भी कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में केवल फैट दे रखा है, लेकिन इसको फाइटा बोल देते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन समूहों को, कौन से समूहों को, इन समूहों को इस जगत में, कौन से जगत में, प्रोटिस्टा जो जगत होता है, प्रोटिस्टा जगत रखे जाते हैं। अब इनमें से जो फर्स्ट समूह हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो है वो हम फर्स्ट समूह पढ़ने वाले हैं।
और क्राइसोफाइटा हम कब पढ़ेंगे, जब ये बोर्ड साफ होगा, और ये बोर्ड अभी साफ कर देंगे। क्राइसोफाइटा के बाद डायनोफ्लैजिलेट्स, और डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद कहीं ना कहीं यूग्लिनोइड हम पढ़ेंगे, और यूग्लिनोइड के बाद पढ़ने के बाद हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे क्या, अल्पम कवक, और अल्पम कवक के बाद अब ध्यान दीजिएगा 11th क्लास में मुझे पता है बच्चे ध्यान नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने का जो नतीजा होता है वो हमें आगे चल के पता चल जाता है। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिए कि आगे चल के पता नहीं चले। ये मैंने 1 डाल दिया, 2 डालना चाहिए था। पहला जो आता है इस प्रोटोजोआ में वो आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, अब क्राइसोफाइटा की बात अगर अपन करें या क्राइसोफाइट की बात करें तो इस समूह में कैसे जीव आ रहे हैं, इस चीज को अपन देखेंगे। तो इस समूह में कहीं ना कहीं इस समूह में ऐसे लिखना, इस समूह में डाइटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड, सुनहरे शैवालों को क्या कहा जाता है, डेस्मिड आते हैं। अब लाला मैंने कह दिया कि इस समूह में डाइटम तथा सुनहरे शैवाल यानी डेस्मिड आते हैं। अब लाला डाइटम का अर्थ क्या हुआ, डाइटम का अर्थ आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, जिस प्रकार हम सुनहरे शैवालों को डेस्मिड कह रहे हैं, उसी प्रकार एक कोष के जो शैवाल होते हैं, उसी प्रकार एक कोष के जो शैवाल होते हैं उनको हम डाइटम कहते हैं। किस प्रकार लाला, जिस प्रकार सुनहरे शैवालों को हम डेस्मिड कह रहे हैं, उसी प्रकार एक कोष के शैवालों को डाइटम कह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस समूह में डाइटम तथा सुनहरे शैवाल होते हैं। और इस समूह के जो जीव होते हैं, इस समूह के क्या जीव होते हैं, वो लवणीय तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इस समूह के जीव अपन लिखेंगे लाला, इस समूह के जीव जो होते हैं ना, इस समूह के जीव लवणीय तथा अलवणीय जल, इस समूह के जीव जो होते हैं वो लवणीय तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, अलवणीय तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। और इस समूह के जो जीव होते हैं ये कहीं ना कहीं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इस समूह के जीव जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। इस समूह के जीव, इस किसके नाम, समूह के क्या बच्चा, जीव अत्यंत कैसे हुए बच्चा, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये इस समूह के जो जीव होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये जलधारा की निश्चित अवस्था में, लाला क्या बोला, लाला शब्द कड़ा वर्ड आ गया कि निश्चित अवस्था में, जलधारा की निश्चित अवस्था में बहते हैं। अब लाला निश्चित का मैंने बोल तो दिया, और एनसीईआरटी में भी ये शब्द दे रखा है निश्चित। अब निश्चित अवस्था में बहते हैं, इसका क्या अर्थ है लाला, इस समूह के जीव कैसे होते हैं, पहली बात तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब अत्यंत सूक्ष्म जब हो रहे हैं और निश्चित अवस्था में बहते हैं, निश्चित अवस्था का कहीं ना कहीं अर्थ है सुस्त अवस्था। और सुस्त अवस्था का कैसे अर्थ है, सुस्त अवस्था का कहीं ना कहीं कैसा अर्थ है, सुस्त अवस्था का अर्थ है सोने जैसी अवस्था, सुस्त अवस्था। निश्चित अवस्था का आप लिखो ऐसे सुस्त अवस्था, ऐसे सुस्त अवस्था। अब सुस्त अवस्था कैसे, जलधारा की निश्चित अवस्था। लाला सुस्त अवस्था, इसका मतलब तो आप समझ गए, निश्चित अवस्था का मतलब सुस्त अवस्था होता है। अब सुस्त अवस्था होने से क्या मतलब है लाला, ये कोई जल की धारा है और इसमें जो जल है वो इस दिशा में बह रहा है, इसमें जो जल है वो इस दिशा में बह रहा है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई कि ये कोई जल की धारा है और इसमें जो जल है वो इस दिशा में बह रहा है। यदि इस समूह का कोई जीव इस जलधारा में मौजूद है, माना कि कोई ये जीव इस जलधारा में मौजूद है,
तो ये जीव भी निश्चित अवस्था, जलधारा की निश्चित अवस्था में बहने का अर्थ है कि ये जीव भी जिस तरफ जल बह रहा है, जिस तरफ जलधारा बह रही है उस तरफ ही जाएगा। ये जीव भी जिस तरफ जलधारा बह रही है उस तरफ ही ये जीव जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जलधारा की निश्चित अवस्था में बहने का अर्थ क्या है? यही अर्थ है कि भाई जिस तरफ जल जा रहा है, जिस तरफ जलधारा जल को ले जा रही है, उसी तरफ इस समूह का यदि जीव को इस जल में पाया जा रहा है, इस जलधारा में पाया जा रहा है, वो भी इसी तरफ बहेगा। इसे कहते हैं जलधारा की निश्चित अवस्था में बहना या सुस्त अवस्था में बहना। और सुस्त अवस्था कहते हैं भाई, अगर यदि हम सुस्त हैं तो भाई हमने चाय जो के तो ले जाए, सुस्त सोए इतने ढुड़का दियोगे तो चले जाओगे, तो ढुड़का दियोगे तो चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये हुआ। इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी, आई होप इतनी सी बात को आप समझे। तो निश्चित अवस्था में बहने का अर्थ कहीं ना कहीं इतना है, निश्चित अवस्था में बहते। और इस समूह के जीव जो होते हैं ना, इस समूह के जीव, इस समूह के जीवों के ऊपर, इस समूह के जीवों के ऊपर साबुनदानी की तरह आपने साबुनदानी देखी होगी, साबुनदानी की तरह आच्छादित कवच पाए जाते हैं। इस समूह आच्छादित यानी ढके हुए, यानी साबुनदानी, इस ये कोई जीव है इस समूह का, तो इसमें कवच पाया जाएगा। और कब वो कवच कैसा होगा? साबुनदानी की तरह आच्छादित यानी ढका हुआ। साबुनदानी की तरह आच्छादित कवच पाए जाते हैं, दोनों तरफ से ढके या कवच पाए जाते हैं, कवच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं अल्लाह? कवच पाए जाते हैं, साबुनदाने की तरह ढके क्या पाए जाते हैं? आच्छादित यानी ढके हुए कवच पाए जाते हैं। और अगली जो बात आती है कि इस समूह के जो जीव होते हैं, इस समूह के जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, इस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? अगली जो बात आती है कि इस समूह के जीव जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। इस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति, इस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती। इस समूह के जो जीव होते हैं, इस समूह की नष्ट नहीं होती है। इस समूह के जीवों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। और एक बात लगा, जब ये डायटम मर जाते हैं, और ये डायटम मर जाते हैं यानी जब एक कोश के शैवाल जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। और डायटम का अर्थ मैंने क्या बताया? जिस प्रकार सुनहरे शैवाल को डेस्मन कह रहे हैं, उसी प्रकार एक कोश के शैवाल होते हैं और उन्हें एक कोश के शैवाल को डायटम कह रहे हैं, है ना। जब ये और जब क्या, जब डायटम मृत हो जाते हैं, जब डायटम मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो इनकी कोशिका भित्ति के अवशेष, इनकी कोशिका भित्ति के अवशेष, सुनना लला शब्द को, लाइन को सुनो। कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में समुद्र के तल में इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई इन शैवालों की जो इस समूह के जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती, चाहे ये मर जाए तो भी नष्ट नहीं होती। और नष्ट नहीं होने के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जब ये डायटम मर जाते हैं तो वो किसमें? समुद्र में के तल में इकट्ठे हो जाती है। और वर्षों से इकट्ठी हुई इस कोशिका भित्ति के अवशेष, और वर्षों नहीं, करोड़ों वर्षों के लिए बनी, और करोड़ों वर्षों से जमा इन अवशेषों को
डायटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अंडरलाइन कर लेना शब्द को, डायटमी मृदा, डायटमी मृदा कहते हैं। और करोड़ों वर्षों से, अब देख इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब डायटम मृत हो जाते हैं अर्थात मर जाते हैं, जब डायटम कैसे हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। और मृत का अर्थ है कि जब डायटम मर जाते हैं अर्थात एक कोशिकीय शैवाल जब मर जाते हैं तो इनकी कोश का व्यक्ति की जो अवशेष होते हैं वो बड़ी संख्या में समुद्र के तल में, और भाई साहब समुद्र में ही पाए जा रहे हैं, लवणीय तथा अलवणीय जल में। अलवणीय जल को मतलब समुद्र ही तो होते हैं, समुद्र को जल। तो इनकी कोश का व्यक्ति की, और मैंने बताया कि इनकी जो कोश का व्यक्ति है वो लाला कभी नष्ट ना हो, काय की बनी हो, सिलिका की बनी हो, या हमारे कभी नष्ट ना हो। तो ये चाहे मर गए शैवाल, तो ये समूह, इस समूह के जो जीव है जब मर गए फिर भी इनकी जो कोश का व्यक्ति के जो अवशेष है वो समुद्र में के तल में इकट्ठे हो जाते हैं। और करोड़ों वर्षों से इकट्ठे जमा इन अवशेषों को डायटमी, करोड़ों वर्षों से जमा हुए इन अवशेषों को क्या कहा जाता है, कहीं ना कहीं डायटमी मृदा कहा जाता है, डायटमी मृदा कहा जाता है। और इस मृदा का उपयोग या इन अवशेषों का उपयोग और ये जो अवशेष होते हैं ना, ये कण में होते हैं, ये अवशेष कण में, और कण में होने का अर्थ है कण में होते हैं, इसलिए इनका उपयोग लगा, इसलिए इनका जो उपयोग है वो, इसलिए इनका उपयोग तेल, सिरप आदि में, या जूतों की पॉलिश आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। इतनी सी बात आपने डरी थी कि भाई ये डायटमी मृदा है, और डायटमी मृदा किस हिसाब से बनी आपने देख लिया। और ये मृदा जो होती है वो कण में होती है, इसलिए इनका उपयोग जो होता है वो तेल, सिरप और जूतों की पॉलिश के रूप में किया जाता है। आपने सुना होगा फलाने समुद्र में बहुत बड़े तेल के भंडार मिले, तो भाई इन्हीं की देन है, वो तेल के भंडार की गहराई में खोदा गया तो तेल मिले, वो तेल इन्हीं की देन है। आपने सुना होगा कि फलाने समुद्र में खुदाई की गई तो वह तेल के भंडार मिले, तो वे तेल के भंडार क्या है, डायटमी मृदा है। वे डायटमी मृदा ही तेल को भंडार, वो डीजल पेट्रोल हम चाह रहे हैं वो का डायटमी मृदा, समुद्र में जो मिल रहे हैं वो डायटमी मृदा है। इतनी सी बात डन कीजिए। अगली जो बात आती है डायनोफ्लैजिलेट की, यूग्लिनोइड की और अभिपंक कवक और प्रोटोजोआ, नेक्स्ट क्लास में होंगे।